नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जिसमें आप सबको जो है पीडीएफ प्रतिदिन का पेपर भेज देंगे और उसी का सलूशन हम आज करेंगे। ठीक है, पीडीएफ पेपर आपको 2 घंटा 3 घंटा पहले हम भेजेंगे, जिसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। जो सॉल्व हो सकेगा उसको सॉल्व कर लिया करिएगा और फिर हम शाम को जो है सलूशन करेंगे 6 से 7 और 8 से 9 बजे के बीच में। 8 से 9 बजे के बीच में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे हर एक पेपर का, और उसमें से जो भी अगर जल्दी से हो जाता है तो कुछ टॉपिक भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, जो कि कुछ लोगों का डिमांड है पढ़ाने के लिए, तो उसको भी पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए जो है हम लोग शुरू करेंगे। आज जो है मैथ में प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपने देखा दिया गया है कि दिए बंटन का बहुलक होगा। बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है, बहुलक का जो फार्मूला होता है MO। तो MO का फार्मूला जो होता है वो होता है L1 प्लस, ठीक है, L1 प्लस यहाँ पे होता है F माइनस F1 और नीचे होता है 2F माइनस F1 माइनस F2 और यहाँ L2 माइनस L1। ये फार्मूला होता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें L1 और L2 तो सबसे अधिक बारंबारता जो होगा उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। 2, 18, 42, 35 और 20 में अधिक तो ये है, तो ये तो बहुलक वर्ग हो गया। इसमें ये 20 L1 हो गया, तो L1 का मान हो गया कितना 20 और L2 का मान हो गया कितना 30, ठीक है। और F1 हो गया 18 और F2 हो गया कितना 35, ठीक है। तो अब इन्हें रखकर हम इसी फार्मूले में सॉल्व कर लें तो MO का जो मान आएगा L1 20 प्लस F है कितना 42, तो 42 माइनस F1 18 अपान 2 गुणे 42 माइनस 18 माइनस 35, ठीक है। अब इंटू L2 माइनस L1 तो 30 माइनस 20। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो ये 20 प्लस 42 में से 18, तो 18 4 22, 22 और 20, तो इसका मतलब ये है कि 24 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे ये 42 दूना के 84 हो जाएगा और माइनस ये जोड़ दें 8 5 13, 3 1 4 1 5 53 और ये हो जाएगा 10। तो अब इसको हम लिखेंगे 20 और प्लस, ठीक है, और ये 24 और बटा 84 में से 53 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा 3 और गुणे 10, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 20 प्लस ये 240 बटा 31। अब 240 में 31 से भाग देकर और उसे 20 में जोड़ दिया जाए, क्यों, तो 31 से भाग देंगे तो लगभग ये आएगा 7 कम 7 लिखे कहीं 7 दशमलव समथिंग, तो 20 और 7 27.74 के लगभग आएगा। क्लियर है, तो 27.74 के करीब आएगा। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर, आइए अगला देखा जाए। यदि a बराबर
इतना दिया है 3 4 7 8, बी बराबर 1 5 6 4 3, सी बराबर 4 5 9 3। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए यूनियन बी ज्ञात कर लिया जाए। तो ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकाला जाए तो इन दोनों को मिला लिया जाए। तो दोनों को मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 3 4 4 हो ही गया है, तो 7 8। अच्छा, अब सी दिया है 4 5 9 3, ठीक है। तो पूछा गया है कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। तो अब इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन है 4 है, 5 है और 3 है। तो 4 5 3, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन है, तो 4 है, 5 है और 3 है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा 4 5 3, तो ये लगा लें सी, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 9,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 25,000 रुपया हो जाती है। उसी ब्याज की दर पर आधे समय में 9,000 रुपया हो जाएगी, तो वह धनराशि कितना है। 9,000 रुपया उसी ब्याज की दर पर आधे समय में 9,000 रुपया हो जाएगी। तो बताना है कि धनराशि 9,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है। और उसी ब्याज की दर पर आधे समय में 9,000 रुपया हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कितने रुपया है जो कि आधे समय पर 9,000 रुपया हो जाएगा, दर वही रहे, सेम रहे। तो P यहाँ पर दिया गया है कितना है, तो P है 9,000। तो A 25,000 है, तो यहाँ पर हम लिख दें कि 25,000 बराबर ये 9,000 और 1 प्लस R/100 टू द पावर 10, ठीक है। दर इतना ही है, परंतु 9,000 रुपया हो जाएगा कितने रुपये का। तो अब यहाँ पर ये 9,000 और यहाँ पर लिख दें P, यहाँ लिख दें 1 प्लस R/100 टू द पावर 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि P का मान, अब यहाँ से 1 प्लस R/100 टू द पावर 10 का मान यहाँ से निकालें तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 प्लस R/100 टू द पावर यहाँ 10 को हम लिख दें यहाँ पर 5 और इस पर पावर 2 कर दें, क्यों। तो बराबर हो जाएगा कितना, ये 25/9। तो 1 प्लस R/100 टू द पावर 5 बराबर हो जाएगा कितना, 5/3। क्लियर है। तो जब ये 5/3 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये वैल्यू है, तो इसके जगह पर 5/3 रख देंगे। तो ये 9,000 बराबर P और इसके जगह पर लिख दें 5/3। तो P बराबर हो जाएगा कितना, 3 का गुणा हो जाएगा, 9,000 गुणे 3/5, तो 18 5 90। तो ये हो जाएगा कितना, 1800 गुणे 3, यानी 008 लेके 24, यानी 5400 रुपया। कितना हो गया, 5400, ठीक है। फिर समझ लीजिए, यानी P कितना आ गया, 5400 आ गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है। पहले बेलन का आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे बेलन का आयतन होगा। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में, यानी कह रहा है कि दो बेलन है, एक ये है और एक ये है, जिसकी ऊंचाइयां बराबर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है।
तो R1/R2 बराबर दिया है 1/3। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले बेलन का आयतन 40 सेंटीमीटर की वजह दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। तो हमें पता है कि V1/V2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। तो H1H2 तो बराबर है ना, जब ये बराबर है तो हट जाएगा। तो V1 का मान दिया है कितना 40, V2 का मान ज्ञात करना है, R1/R2 का मान 1/3 दिया है। तो स्क्वायर कर दें तो 1/9 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर। तो ये V2 का मान हो जाएगा V2 बराबर 4 9 36। तो कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज ABC इसकी परिधि को A, B और C पर छूता है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर था, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। कोण ACB होगा। हम जो भी लिखते जाएं उसको आप तेज़ी से लिखते जाइएगा, ठीक है। और जो आपके PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे पहुंचा है उसी से, जो आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में जो भेजा गया है उससे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्रम से ही है क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर एक ये वृत्त है जिसके अंतर्गत, ठीक है, ABC इसके परिधि का AB, A, B और C पर छूता है, ठीक है। त्रिभुज है और ABC जो कि ABC उसको छूता है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये AB है, और BC है 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास है कितना 6 सेंटीमीटर। तो कोण ACB होगा। कोण पूछा जा रहा है ACB। अब ACB यानी ये कोण पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी ACB ये कोण पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि इसकी जो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसको मिला दें तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो अब आप देखिए कि 3 सेंटीमीटर, ध्यान समझिए, 3 सेंटीमीटर है तो ये है कितना, ये और ये सब बराबर है। तो एक एक कोण 60 अंश का, यानी जो एक केंद्र पर बनेगा ये कोण कितने का बनेगा 60 अंश का बनेगा। जब केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो 30 अंश का कोण बना, बोलिए, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पर जो बना कोण होगा इसका आधा होगा आधा ना। तो अब यहाँ पर 30 अंश हो गया, क्लियर है। और ये 30 अंश है और पूछा गया है कि कोण ACB 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज ABC इसकी परिधि को A, B और C पर छूता है, इसमें C पर छूता है। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज ABC, अच्छा ABC पर छूता है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण ACB का मान होगा। अब कोण ACB तो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये 60 अंश है ना, ये 30 अंश है, क्यों, और ये कोण अधिक होगा, लेकिन ये कोण अधिक कोण बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अधिक कोण नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा कोण होगा, ये न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, क्लियर है। ये कोण पूछ रहा है कि ये कोण पूछ रहा है, तो ये तो आप देख रहे हो ना कि ये 60 से भी कम है, 60 से कम है तो न्यून कोण, इसमें न्यून कोण हमें माप नहीं निकालना है, सम कोण, न्यून कोण और अधिक कोण में से निकालना है, ठीक है। तो न्यून कोण होगा। हो गया। अगला नंबर देखेंगे 8 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर है,
तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी होगी, लगभग बताना है। 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है, ठीक है, जीवाओं की, और लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जिसकी दो जीवाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी लगभग पूछा जा रहा है। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये है 4 सेंटीमीटर, तो इधर 2 इधर 2, और ये है 6 सेंटीमीटर, इधर 3 इधर 3, इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, जबकि ये है कितना, ये है 4, ठीक है, व्यास है 8 तो त्रिज्या 4, तो ये भी तो 4 होगा। तो जब ये 4 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 4 है, ये 3 है, तो ये निकल जाएगा। ये अगर x1 है और ये अगर x2 है, तो हम x1 निकालेंगे तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा, दूसरा x2 जब निकालेंगे तो x2 का माना जाएगा अंडर रूट कितना 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 12। अब ये x1 x2 आ गया, तो बीच की दूरी x1 प्लस x2, क्लियर है, x1 प्लस x2, या तो x1 प्लस x2 होगा। अगर नीचे होता है तो हम x2 में से x1 को घटा देते, डेल्टा x में तो जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे, तो x2 माइनस x1 निकालेंगे, या तो डेल्टा x x1 प्लस x2, यानी केंद्र के अगर दोनों तरफ होगा तब जोड़ेंगे, और केंद्र के एक ही तरफ का मतलब है कि एक केंद्र है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, तो ये दूरी ज्ञात करना हो तो एक बार ये पूरा हो जाएगा x2 और ये है x1, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो याद रखिएगा दोनों करके निकाल के चेक करना है, इसमें से कोई एक सही होगा। जल्दी से करिए। अब तो निकल जाएगा ना, √7 √12 का मान निकाल के एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। दो बिंदुओं -3 2 तथा -4 -3 एक बिंदु -1 y के समान दूरी पर है, तो y का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि ये बिंदु है -3 और 2, और एक बिंदु है -4 और -3, और एक बिंदु यहाँ पर है 1, y, तो इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो दूरी बराबर कर देते हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कर दें। अब इधर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3 1 4 का स्क्वायर 16 और प्लस, ठीक है, और ये y स्क्वायर और प्लस, या फिर हम ऐसे कर दें y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 1 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेके चले हैं, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर ये 16 है और ये इधर गया था तो ये 25 इधर आएगा, तो 25 16 में से 25 जाएगा तो -9, क्लियर। अब देखिए ये वर्गांतर का सूत्र लगा दें यहाँ पर, तो एक में हो जाएगा y प्लस 3 प्लस y माइनस 2, और एक में हो जाएगा y प्लस 3 माइनस y प्लस 2 बराबर -9, तो यहाँ y क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2y और 3 में से 2 जाएगा प्लस 1 बराबर ये -9, और ये 3 और 2 जुटेगा 5, तो इधर आएगा तो -3 2 -5 सॉरी बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2y बराबर
2y बराबर -9/5 और -1, तो 9 5 14, क्यों? तो 14/5 यह आ जाएगा 9 5 14, तो -14/5, ये 2y, तो y बराबर हो जाएगा -7/5। अब देखिए दिया है y का मान -7/5, नहीं दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी मान नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। मान आएगा लेकिन इसमें दिया नहीं है, कोई भी मान नहीं लगाएंगे यहाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। कहा जा रहा है कि एक खोखला गोला पानी में आधा डूबा होकर तैर रहा है। यदि गोले का बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर तथा गोले के पदार्थ का आयतन 3528 घन सेंटीमीटर है तो गोले के पदार्थ का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है कि एक खोखला गोला पानी में आधा डूबा है। ये खोखला गोला है जो पानी में आधा डूबा है, ये ऐसे है, ये आधा डूबा है, ठीक है। तो आधा डूबा है पानी में, तो कह रहा है कि बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर है, उसका बाह्य व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर है, और उसमें जो धातु है उसका आयतन कितना है, तो धातु का आयतन है 3528 घन सेंटीमीटर। अब जब यह डाल दिया गया है अंदर तो 3528 घन सेंटीमीटर है, और इतना पानी बाहर निकालेगा, आधा पानी बाहर निकालेगा, आधा डूबा है तो बाहर निकले हुए पानी का जो आयतन होगा भी, वो तो 2/3 पाई आर क्यू, यानी 42 का 21 का क्यू हो जाएगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7, 21 गुणे 21, तो ये 7 लिखे 21, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 यानी 44 गुणे 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441। अब ये भी का मान निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये तो आयतन हो गया, जितना आयतन होगा उतना ही उसका द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम पानी का द्रव्यमान होता है, तो इतने घन सेंटीमीटर बराबर इतना द्रव्यमान हो गया। क्लियर है। अच्छा, द्रव्यमान तो पता हो गया कि इतना ग्राम हो गया द्रव्यमान, और उसका आयतन कितना है, तो आयतन दिया है धातु का 3528। तो हम क्या करेंगे, घनत्व तो निकालते समय द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान कितना है, तो ये है 44 गुणे 441 बटा, ठीक है, और बटा आयतन है 3528, ठीक है। अब इसमें कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से कट रहा है तो काट दीजिए, 7 5 35, ठीक है, 0 जाएगा, 2 उतरेगा, नहीं जाएगा, 7 4 28। अब 7 से ये काट दीजिए, 7 5 7 6 42, 2 21, 7 लिखे 21, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 7 49, 1 7 दूना के 14, 7 9 63, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 से काट दीजिए इसको, 2 से कटेगा तो ये 36 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 22 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 18 होगा, 2 से कटेगा तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और 9 से कटेगा तो 9 दूना 18, तो 11/2। इसका मतलब है कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पहला ऑप्शन दिख रहा है। सॉल्व करिए। यहाँ जितना पानी में ये डूबा है उतना ही पानी बाहर निकालेगा, अर्थात इस पानी का भार जितना होगा उतना ही भार इसका होगा, तो इसका भार का मतलब इस धातु का भार है, वही निकाला गया है। कह रहा है कि आधा डूबा है तो आधा हम निकाल लिया है, ताकि ये पता चल गया कि उसका भार कितना है।
हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक समकोणिक त्रिभुज ABC बी पर समकोणिक है जिसमें कोण CAB बराबर 35 अंश है। कोण CAB 35 अंश दिया गया है। ठीक है, ABC बी पर समकोणिक है, बी पर समकोणिक है। ठीक है, जिसमें कोण CAB यहाँ C लिख दें और यहाँ A कर दें, ये 35 अंश है। ठीक है, AB तथा AC पर बनाए गए लंब AB तथा AC पर बनाए गए लंब बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, O पर इस प्रकार बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि AB पर बनाया गया लंब, तो AB पर लंब तो खुद ही है BC, कोण B 90 अंश है, तो AB पर लंब है तो ये खुद ही लंब है। और कह रहा है AC पर बनाया गया लंब, तो AC पर बनाया गया लंब O पर मिलता हो। कहाँ पर मिलता हो? O पर। मान लिया जाए कि यहाँ कहीं पर भी इस पर लंब हम बना दें। ठीक है, तो ये लंब है तो ये तो 90 डिग्री हो गया और यहाँ O पर मिला ये। तो जब O पर मिला है तो पूछा जा रहा है कि कोण बताइए। तो अब ये बताइए कि O पर अगर मिल रहा है O पर, तो हमें कोण बताना है कि कौन सा कोण बताना है ये पता ही नहीं, कौन सा कोण बताना है ये नहीं पता है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि ये 90 अंश है, ये 90 अंश है तो 180 और ये 35, तो 180 में से 35 घटा दें तो यहाँ का ये कोण पता हो गया। तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर जब ये 35 हुआ, समझिए बात को, अब यहाँ पे 180 माइनस 35 तो 5 और बचा कितना? यहाँ पे 7 में से ये 5 हो गया, 7 में से 3 जाएगा 4, 45, तो 145 अंश हो गया। अब देखिए इधर 145 अंश है तो जैसे ये है और ये 145 अंश है तो ये कितना होगा? ये O हो जाएगा इधर का कोण। तो या तो 145, तो 145 में दिया नहीं है तो इधर का कोण देख लेते हैं। तो ये कोण कितना होगा? तो अब 180 में से 145 घटा दें, तो 180 में से 145 घटाएंगे तो 35 अंश ही तो आएगा, यानी ये 35। या तो 35 दिया हो या तो 145 दिया हो। तो यहाँ पर देखें 35 दिया है C। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला देखा जाए। एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 529 लड़कियों का अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया ताकि छात्राओं की कक्षाओं में संख्या के समान हो। छात्रों एवं छात्राओं की कक्षाओं की संख्या क्रमशः है। कितने कक्षा है? तो हम क्या करेंगे, समान है तो इसका और इसका HCF निकालने। 391 और 529 का HCF निकालने, तो भाग दें। एक बार जाएगा तो ये 391 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 8, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3 1, अब फिर भाग दें 391 में, तो कई बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 2, घटा दें तो 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ 8 में 7 जाएगा 1, यहाँ पर 1 क्यों? अब यहाँ पर 115 से भाग दें 138 में, तो ये कई बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 115, 8 में से 5 जाएगा 3, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, अब 23 से भाग दें 115 में, तो ये 5 बार में कट जाए, 5 3 15, 5 दूना के 10 से 11, इसका मतलब क्या आया 23। तो 23 HCF जो आ गया वो 23 हो गया।
इसका मतलब ये है कि हर एक कक्षा में 23 छात्र हैं। छात्राओं की संख्या समान है तो 23 छात्र हैं, छात्र और छात्राओं की संख्या। तो 391 हैं लड़के, तो इतने लड़कों में कितने कक्षा होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, 391 में 23 से भाग दे दें। दूसरा 529 लड़कियां हैं तो उसमें भाग दे दें 23 से। तो ये लड़कियों के लिए कक्षा की संख्या पता हो जाएगा, ये लड़कों के लिए कक्षा की संख्या पता हो जाएगा। तो ये लड़कों के लिए कक्षा की संख्या 23 से भाग दें तो कई बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 23 हो जाएगा। घटा दें तो 6 और 1 16 बचेगा, 161। तो 7 लिख के 7 बार जाएगा यानी 17 हो गया। यानी कितनी कक्षा की जरूरत होगी? 17। तो लड़कों के लिए 17 की जरूरत होगी। और ये 23 से भाग दें इसमें, तो यहाँ पर 23 दूना के 46, 6 और 9, क्यों? तो 6 9 3 बार में तो 23। इसका मतलब लड़कियों के लिए कक्षाओं की संख्या 23 और लड़कों के लिए कक्षों की संख्या या कक्षाओं की संख्या 17 चाहिए। तो 17 और 23 कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। निकाल लीजिए। चलिए अगला नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि दिया गया है कि लाग इतना बराबर इतना और लाग 3 का मान दिया है, लाग 7 का मान दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए ये देखा जाए। लाग 525 बटा यहाँ 32, ठीक है। तो 525 को हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर 525 खंड कर देते हैं, तो ये लिखेंगे लाग 525 माइनस लाग 32, ठीक है। अब 525 को क्या लिखेंगे? तो लाग 525 का फैक्टर कर दिया जाए तो ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, क्यों? 0, फिर 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 से कम 5, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 का स्क्वायर और गुणे 3 गुणे 7 ये हो गया, और माइनस ये 32 को लिख दें, 2 पर 4 घात, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 5 घात, तो ये हो जाएगा लाग 2 टू द पावर 5। अब यहाँ पर लिख दें 2 लाग 5, ठीक है, और प्लस लाग 3 प्लस लाग 7 और प्लस 5 लाग 2 मान रख देते हैं। ये 2 इंटू लाग 5 का मान, तो लाग 5 का मान निकालेंगे 10/2 करके, तो लाग 10/2, तो लाग 10 माइनस लाग 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.3010 ये घटाएंगे, तो 3010 जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.69960, क्यों? 6990, तो यहाँ पे 0.6990 प्लस ये हो जाएगा 0.4771 प्लस लाग 7 का मान यहाँ दिया गया है 0.8451, ठीक है, और ये माइनस है, यहाँ माइनस है 5, लाग 2 का मान 0.3010, ठीक है। अब गुणा कर दें, ये 0 2 9 18 2 9 18 1 19 2 6 12 1 13, ठीक है, और प्लस 0.4771 प्लस 0.8451 माइनस ये 0 5 0 5 3 15। अब इन सबको जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना? 1 1 2 और 5 7 12 12 और 8 20, 2 4 2 6 6 और 7 13 13 और 9 22 22 को 2 2 8 2 10 10 4 14 14 और 3 17 17 को 7 1 1 2 2.7202 और माइनस 1.5
5050 घटा दें तो 2 है तो 0 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कितना 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 1 क्यों तो 0 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 और इसमें से 1 तो 1.2152 तो 1.2152 लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर, रेखा 3x - 2y = 5 तथा x + 4y = 6 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए कि 3x - 2y + 5 ठीक है, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, ये बताना है हमें। तो हम यहाँ देखेंगे 3x - 2y, तो इसकी प्रवणता निकालने पहले की प्रवणता m1, तो m1 बराबर हो जाएगा -3/-2, 3/2 हो गया, और m2 बराबर हो जाएगा यहाँ से निकालने तो -1/4 ठीक है। अब m1 m2 पता हो गया तो tan phi लिखेंगे, tan phi ठीक है। तो tan phi हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माड में, तो कितना हो जाएगा m1 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/4/1 प्लस m1 m2 3/2 गुणे -1/4। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 + 1 और नीचे हो जाएगा 4 दूना के 8 ठीक है। तो ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 3/8 ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो 6 × 1 = 7, तो 7 × 8 बटा ये 4 है ही और गुणे 8 में से 3 जाएगा तो 5 ठीक है। तो 4 दूना के 8, 2 × 7 = 14, तो 14/5 ठीक है। तो प्लस आया 14/5, तो न्यून कोण होगा, ये हम लिख सकते हैं क्या होगा, एक न्यून कोण ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखा जाए। ₹8580 की धनराशि को 7 पुरुषों, 11 स्त्रियों एवं 5 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री को एक लड़के से 3 गुना, वोमैन को एक लड़के का 3 गुना ठीक है, एक पुरुष को एक स्त्री तथा एक लड़के दोनों को मिलाकर के समान रुपया, एक पुरुष को एक औरत और एक लड़के को मिलाकर ठीक है, प्रत्येक स्त्री को कितना प्राप्त होगा। तो प्रत्येक स्त्री को कितना प्राप्त धनराशि होगा, चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक औरत को 3 लड़कों के बराबर 3 गुना, तो यहाँ 3 भी कर दें प्लस b कर दें तो ये 4 हो जाएगा b ठीक है। अब हमें पता हो गया कि p और महिला, एक पुरुष एक महिला ठीक है, और एक बच्चा का जो प्रतिदिन की मजदूरी होगी उसका अनुपात हम निकालें तो वो अनुपात हो जाएगा यहाँ पर कि b तो b है ही, और महिला के लिए 3b है और पुरुष के लिए 4b है, तो इसका मतलब 4/3/1 क्लियर। तो एक पुरुष के लिए 4 और एक महिला के लिए 3 और एक बच्चे के लिए 1, तो यहाँ पर 7 पुरुष हैं। तो 7 पुरुष का मतलब हो जाएगा 7 × 4 = 28। यहाँ अनुपाती भाग अगर x है
तो हम यहाँ लिख दें कि एक पुरुष के लिए कितना 4x, एक महिला के लिए कितना 3x और एक बच्चा के लिए कितना x। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 पुरुष हैं, तो 7 पुरुष के लिए 7 गुणे 4x, 7 चौक 28। ठीक है, और 11 स्त्रियों के लिए तो 11 गुणे 3x। ठीक है, और 5 लड़कों के लिए 5 गुणे x, और ये पूरा किसके बराबर 8580 के बराबर। ठीक है, अब ये जोड़ दें 7 चौक 28, 11 तिया 33 और 5, तो 28 प्लस 33 प्लस 5 बराबर 8580। जोड़ दें तो 8 3 11 5 16। ठीक है, और 3 1 4 4 2 6 6 6, ये हो गया 8580। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 8580 बटा 66। तो 11 से भाग दे दें। ठीक है, तो 11 से भाग दे दें इसमें, तो ये हो जाएगा 11 छके 66। ठीक है, 11 छके 66, ये 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 8 88। ठीक है, 11 8 88, 780। अब ये 6, तो यहाँ से 6 से कट जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 18, 6 3 18, 130। तो x बराबर 130, यानी एक लड़के को 130 रुपये मिलेगा। क्लियर। अब एक महिला को पूछ रहा है कि प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा, तो स्त्री को 3x मिल रहा है ना, 3b, तो इसका मतलब है कि एक 3 गुणे 130, 13 तिया 39, 390 रुपया मिलेगा। 390 रुपया सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एक छात्र ने विभिन्न प्रश्नों में अंक प्राप्त किए। विभिन्न प्रश्न पत्रों में अंक प्राप्त किए जो कि नीचे दिए गए हैं, 74, 36, 42, 48, 37, 42, 36, 58, 74, 32। उसके प्राप्तांकों की माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हमको क्रम से लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अंक इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा अंक 32 है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 32 हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, 36, तो 36 लिख दें। 36 2 बार है, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद 36 के बाद 37, 37 हो गया। फिर 38 तो है नहीं, 39, 40 नहीं, 41, 42 है, तो 42 लिख देंगे 2 बार। ठीक है, 42 भी काट दीजिए। अब 48 है, 48 है, 48 एक बार है, काट देते हैं। उसके बाद 58 है, 58, फिर 74 है 2 बार। ठीक है, तो देखेंगे कि अब ये पूरा कट गया, सब लिख दिया हमने क्रम से, बढ़ते हुए क्रम में। माध्यिका पूछा है तो हम गिनने क्या है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सम संख्या है तो मध्य में 2 पद आएंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद और 6वां पद आएगा। इन्हीं दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो 42 प्लस 42 बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, यानी माध्यिका क्या होगा, 42। सॉल्व कर लीजिए। पहले सजा कर लिखते हैं, उसके बाद मध्य का जो पद होता है उसी को सम संख्या होता है, तो मध्य में 2 पद आएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगला नंबर, एक लंब पिरामिड खोखले वृत्ताकार बेलन में इस प्रकार रखा है कि इसके आधार के कोने बेलनाकार वक्र सतह को क्षैतिज तल में स्पर्श करते हैं।
यदि बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो लंब खष्ट भुजाकार पिरामिड का तिर्यक सतह का क्षेत्रफल बताना है। अब कह रहा है कि एक ये जो है ये बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, और इसका जो खोखलाकार बेलन है 16 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर जो है खष्टभुजाकार आधार का ऐसे पिरामिड है, इस तरह पिरामिड है। इसका मतलब ये है कि इस पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है, तो तिर्यक सतह के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एल का, और एल बराबर होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अच्छा, जो इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा, तो ये अंतःवृत्त की जो समखष्टभुज है इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या ये स्मॉल r, तो ये जो स्मॉल r होता है ये r बराबर होता है √3/2 इंटू a, अगर ये a है तब, तो ये a, तो यहाँ पर a दिया गया है, a नहीं पता है, a तो पता नहीं है, तो a कैसे ज्ञात करेंगे? तो a ज्ञात करने के लिए जो ये दिया गया है इसकी त्रिज्या ये कैपिटल R, तो जितना ये R होगा कैपिटल R, ये परिवृत्त की त्रिज्या तो उतना ही a होता है। तो a का मान यहाँ 16 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ 8 रखेंगे, √3/2 इंटू 8, 2 चौके 8, तो 4√3 L, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, सब 8 होगा, तो 8 × 48, यानी P जो होगा वो तो 48 होगा। P बराबर कितना? 48। L अब ज्ञात करना है तो L अब निकल जाएगा, तो L बराबर √r का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 × 48, ठीक है, और यहाँ प्लस h स्क्वायर, h का मतलब 6 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको जोड़ दें तो 8 × 6 = 14, 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 14, 4 3 7 1 8, 84, तो ये L हो गया। अब हमको L तो आ गया, इतना है, √84 है, तो जब √84 है L का मान, तो तिर्यक पृष्ठ होता है P × L/2, P × L/2, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि यह जो है आधार खष्टभुजाकार है, आधार कैसा है? खष्टभुजाकार, पिरामिड का तिर्यक सतह का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो तिर्यक सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको L चाहिए, तो L निकाल रहे हैं तो √r² प्लस h² से। यह तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा? तिर्यक ऊंचाई जब हमको निकालना होता है तो स्मॉल r की जरूरत होती है स्मॉल h की। स्मॉल h दिया गया है प्रश्न में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6h पता है लेकिन r नहीं पता था, तो स्मॉल r निकालने के लिए अगर इसकी भुजा पता होता तो r बराबर √3/2a होता है, तो √3/2a, और ये a इसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि समखष्टभुजाकार है अगर, तो उसकी भुजा उसके परिधि की त्रिज्या के परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो परिवृत्त की त्रिज्या तो वही होगा ना जो व्यास 8 है, 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 8 हो जाएगा, तो a बराबर 8 हो गया है। तो 8 × √3/2, तो √3/2, 2 चौके 8, तो 4√3 r हो गया, ठीक है। स्मॉल आ गया 4r, स्मॉल r आ गया क्या? 4√3, तो L निकालना है हमें, तो r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो r का यानी 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 3 = 48, और h का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। अब ये 48 और 36 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना? 8 × 6 = 14, 4 3 7 1 8, 84 हो गया। L का मान √84, LS बराबर P × L/2 होता है। अब यहाँ पर परिमाप हो गया है 48, L हो गया √84 और बटा 2, ये कट जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 × √84, गुणा करके निकाल लीजिए।
9 दशमलव समथिंग आएगा, क्योंकि 81 है, 84 है तो 81 से अधिक है। तो 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 18 और 3 21, 216 दशमलव समथिंग, 216 दशमलव समथिंग इसमें है, 240 दिया है ये, तो या तो इसके बराबर होगा, नहीं तो हम लिख देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर पूरा एक्यूरेट निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हो गया। चलिए आइए हम लोग देखेंगे कि अगला नंबर, भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश के कोण 30 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं। झंडे की ऊंचाई क्या होगी? झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं x और ये y। ये 45 अंश से कह रहा है कि पूरा 45 अंश है और ये केवल 30 अंश है, और क्षैतिज दूरी ये 30 मीटर है। तो हम लिखेंगे 1 बराबर 45 अंश का मान 1 बराबर x प्लस वाई अपान 30, तो x प्लस वाई बराबर 30, 1 अपान रूट 3 10, 30 अंश रखेंगे ये, तो लंब बटा आधार 1 अपान रूट 3 बराबर वाई अपान 30, तो वाई बराबर 30 अपान रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 10 रूट 3। क्लियर है? तो जब ये 10 रूट 3 हो गया तो अब y का मान यहाँ रख दें 10 रूट 3, तो उधर चला जाएगा, तो x बराबर 30 माइनस 10 रूट 3, तो यहाँ 10 कामन ले लें। ठीक है, तो 10 रूट 3 कामन ले लेते हैं, क्यों? तो 10 रूट 3 कामन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये पहला। ठीक है, झंडे की ऊंचाई 10 रूट 3 कामन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर है कि x प्लस वाई रेखा x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 छूट गया था, तो इसको कर लेते हैं, और x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और गुणांक आपस में चेंज है। तो जब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण होता है, तो बी एक्स माइनस ए वाई होता है ना, y और x के गुणांक चिन्ह होते हैं, और बीच का चिन्ह प्लस के स्थान पर माइनस। देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब एक दूसरे पर क्या होंगे? लंब होंगे। ठीक है, आइए अगला नंबर देखा जाए कि कहा जा रहा है एक रेखा जो कि बिंदु -3 4 से गुजरती है और 1 3 तथा -2 4 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है का समीकरण। इसका मतलब ये है कि एक, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 3 और -2 4 से होकर जाने वाली ये रेखा के समांतर, और यहाँ पर दिया है -3 4, तो कह रहा है इसके समांतर और यहाँ से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रवणता जितना होगा उतनी ही प्रवणता इसका होगा, तो इसकी प्रवणता हम m ज्ञात कर लें। तो प्रवणता हो जाएगा 4 - 3 बटा -2 - 1, तो ये 1 बटा -3, तो ये तो प्रवणता हो गया, m वही होगा, और रेखा का समीकरण जगह y माइनस y1, तो अब ये -4। ठीक है, और m के जगह पर -1 बटा 3 और x माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा कर दें, 3y माइनस 12 बराबर -x माइनस 3, इधर आएगा तो x प्लस 3y, x प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 3y माइनस 12 और ये प्लस 9, तो -9 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण। ठीक है, हो गया। अगला नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इतनी क्रमागत संख्याओं का गुणक हो सकता है। तो किन किन क्रमागत संख्याओं का? 3 अभाज्य संख्याओं का, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, 3 सम संख्याओं का, या 3 क्रमागत संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो जैसे 27 4 3 6 5, अब इसका फैक्टर हम करते हैं, तो 5 से कटेगा ना, पहले 3 से देख लेते हैं। तो
7 2 9 4 13 3 16 16 6 22 22 5 27 3 से कटेगा 3 9 27 3 एकम 3 3 चौके 12 1 16 3 5 15 3 5 15। फिर देखिए 9 1 10 4 14 14 और 10 24 3 से कटेगा 3 तिली के 9 0 3 चौके 12 2 25 8 तिली के 24 1 3 5 15। फिर देखिए 3 और 4 7 7 और 8 15 15 5 20 नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा नहीं तो सीधे 5 से काटिए 5 छक्के 30 और यहाँ पे 0 4 जाएगा नहीं 5 9 45 3 5 7 35। ठीक है। अब देखिए 7 से जाएगा क्या 5 से जाएगा नहीं तो 7 8 56 4 49 7 से कट जाएगा तो चलिए 7 से काट दिया जाए 7 7 8 56 4 49 7 7 49 7 कम 7। ठीक है। अब देखिए किससे कट रहा है 8 7 15 1 16 7 से कटेगा क्या 7 कम 7 1 17। फिर देखेंगे कि 17 हो गया तो 7 दूना के 14 3 31 नहीं कटेगा 8 से कटेगा नहीं 9 से कटेगा नहीं 11 से देखें तो 11 से 11 11 7 77 11 111 नहीं कटेगा 12 कटेगा नहीं 13 से देखा जाए 13 5 85 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 6 78 9 13 से कट जाएगा तो 13 से काट दीजिए 8 7 तो 13 6 78। ठीक है। और बचा कितना 9 13 7 91 67। ठीक है। तो अब चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एक तो हो गया 67 जो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 13 5 65 तो 65 भी हो गया और ये 7 9 63 भी हो गया 63 65 67। तो ये क्रमागत विषम संख्या है क्रमागत विषम संख्या ये ऐसे ही लगेगा। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए केवल हमको निकालना था ये गुणनखंड और जैसे ही आया हम कर लेंगे तुरंत। ठीक है हो जाएगा। अगला चला जाए एक समकोणीय त्रिभुज एक समकोणीय त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जो AB तथा C को स्पर्श करता है का व्यास होगा। अब कह रहा है एक समकोणिक त्रिभुज ABC B पर समकोण है B पर समकोण है। ठीक है B पर समकोण है। ठीक है और AB 3 सेंटीमीटर AB 3 सेंटीमीटर BC 4 सेंटीमीटर। ठीक है। उस वृत्त जो AB और तथा C से को स्पर्श करता हुआ ऐसे वृत्त खींचा जाए का व्यास। तो व्यास का मतलब ये 90 अंश है तो यही तो व्यास होगा ना क्योंकि अर्धवृत्त पर का बना कोण समकोण होता है तो ये व्यास हो गया। ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा तो व्यास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सॉल्व हो जाएगा। अगला चलिए मजदूरों का एक समूह कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों का कुल संख्या कितना था। तो चलिए कह रहा है कि पहले थे x जो 10 दिन में करने का ठेका लेते हैं 5 चले गए तो x - 5 बचे। ठीक है तो उसको कै दिन में किए 15 दिन में पूरा कर लिए तो इसका मतलब 10 गुणे x बराबर हो जाएगा x - 5 गुणे 15 गुणा कर देते हैं तो 10x बराबर 15x - 15 5 75 ये हो जाएगा 5x बराबर 75 तो x बराबर कितना 15 तो x का मान आ गया 15 यानी मूल संख्या कितना था
तो 15 था। अब जानते हैं ना P1 D1 बराबर P2 D2, तो ये P1 है, ये D1 है, ये P2 है, D2 इसी में रख दिया गया। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखा जाए। साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश का मान क्या होगा। तो चलिए साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश, साइन स्क्वायर 75 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश माइनस है साइन स्क्वायर 90 अंश। तो चलिए इसका मान तो 1 होगा और -1 बराबर 0। ये बताया जा चुका है कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B बराबर 1 होता है तब जब A और B का योगफल 90 अंश के बराबर हो। तो ये 75 15 90 तो इसलिए 1 हो जाता है। तो 1 और साइन 90 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब ये सही होगा। क्लियर है। अगला देखा जाए, कह रहा है कि 10, 14, 18, 22, 26 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो 10, 14, 18, 10 + 14 + 18 + 22 + 26, ठीक है। इसका पहले हम समांतर माध्य निकालें। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दें m। तो यहाँ पर m निकाल लिया जाए तो 6 2 8 8 16 16 4 20, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 8 1 9 बटा 5, तो 18 5 90 18 आ गया। अब पद लिखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 10 14 18 22 और 26 है। यहाँ पे d लिखेंगे तो x - m, यानी 10 - 18 बराबर -8, 14 - 18 बराबर -4, 18 - 18 बराबर 0 और 22 - 18 बराबर 4 और 26 - 18 बराबर 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर करेंगे। d स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 0 16 और 64 जोड़ दें। 6 4 10, 10 10 20 को 0, 2 6 1 7 2 9 9 और 1 10, 10 6 16, 160। तो मानक विचलन होता है √ सिग्मा d स्क्वायर बाई n। तो यहाँ पर सिग्मा d स्क्वायर की जगह पर 160 n। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 भाग देते हैं। तो 5 3 15, 1 5 दूना के 10, तो ये 32 हो गया। √32, 16 दूना के 32, 4√2। तो देखेंगे 4√2 मानक विचलन हो गया। क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। मानक विचलन का जो फार्मूला होता है √ सिग्मा d स्क्वायर अपान n या फिर √ सिग्मा fd स्क्वायर अपान सिग्मा f। ठीक है। चलिए आगे निकला जाए। अगला देखिए, एक मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों ने जो रन मारे हैं वो इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है। उनकी स्कोरों का माध्य विचलन बताना है। स्कोर का माध्य विचलन, तो पहले हम माध्य विचलन निकालने के लिए समांतर माध्य निकालेंगे। अब 28 26 20 35 43 28 40 47 और 15, तो हम पहले समांतर माध्य m निकालें। तो m निकालने के लिए सबको जोड़ दें। 28 + 26 + 20 + 35 + 43 + 28 + 40 + 47 + 15। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9, अभी 10 10 और 27 + 10 + 27। ठीक है। अब इसको जोड़कर और 11 से भाग दे दें तो समांतर माध्य निकल जाएगा। उसके बाद
विचलन निकालेंगे और फिर विचलनों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग देकर माध्य विचलन ज्ञात किया जाएगा। तो चलिए समांतर माध्य पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। तो जोड़िए 7 5 12 12 7 19 19 और 8 27 3 30 5 35 35 6 41 41 और 8 49 को 9 4 4 2 6 1 7 1 8 4 12 12 4 16 2 18 4 22 3 25 2 27 2 29 29 और 2 31 319/11। तो 11 दूना के 22 9 11 9 99 29 आ गया। ठीक है, तो माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो 28 यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 28 माइनस 29, तो एक माइनस 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, धनात्मक लिखा जाता है। 26 में से 29 घटाएंगे तो 3 लिखेंगे। 20 में से 29 घटाएंगे, सब डायरेक्ट लिख रहे हैं। 20 में से यानी 1 + 3 + 20 में से 29 घटाएंगे 9, 35 में से 29 घटाएंगे 6, 43 में से 29 घटाएंगे तो 14, 28 में से 1, 40 में से 11 और 47 में से तो 11 7 18 और 15 में से तो 15 4 19 14। ठीक है, और 10 में से तो 19 और 27 में से 2, सब जोड़ देते हैं। तो जोड़ दें तो माध्य विचलनों का योगफल आ गया। इसी में पदों की संख्या से भाग देना है। चलिए जोड़ते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो 2 और 9 10 11 11 4 15 15 8 23 23 1 24 24 1 25 25 4 29 29 6 35 35 और 9 44 44 3 44 3 47 1 48 48 को 8। ठीक है, अब 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, तो 98/11। तो भाग देंगे। ठीक है, तो 11 8 88, कितना बचेगा? तो हो जाएगा 11 8 88 10 100 11 9 99। ठीक है, तो 8.91 C माध्य विचलन हो गया। सॉल्व हो जाएगा ना माध्य विचलन को डेल्टा M से, और ये हो जाएगा सिग्मा D/N। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए, कुछ लोगों ने प्रश्न दिया है, उसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें जो आगे का प्रश्न है 25 के बाद, उसका सलूशन हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, आइए सुनिए क्या है प्रश्न। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। ठीक है, जिसकी कुल मिलाकर 1000 मजदूरी मिलता है। 1000 रुपया जो है मजदूरी मिलता है। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य करता है, यानी पुरुष जो है लड़के से 3 गुना कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पुरुष की क्षमता लड़के की क्षमता का 3 गुना है, तो इनकी जो मजदूरी होगा, ठीक है, वो मजदूरी तो 3:1 के अनुपात में होगा, यानी पुरुष और लड़के का जो मजदूरी हो जाएगा वो 3/1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस 1000 रुपया को 3:1 के अनुपात में बांट देते हैं। तो 1000 रुपया को 3:1 के अनुपात में अगर बांटते हैं, 1000 रुपया को 3:1 के अनुपात में बांट दिया जाए, तो हम देखेंगे कि 1000 गुणे 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 250 हो गया। और ये तो कितना हो जाएगा 0 3 5 15 3 2 6 1 7 750 रुपये, यानी पुरुष को मिला कितना 750 रुपया। ठीक है, और लड़के का दैनिक मजदूरी, तो लड़के को
टोटल जो मजदूरी मिला वो तो 250 पे मिला, तो ये कितने दिन का मिला है? 5 दिन का मिला है। एक दिन का मजदूरी तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यानी एक लड़के का मजदूरी पर दिन का कितना हो गया? 50 रुपया हुआ। ठीक है। आइए एक और प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कई लोग पूछे हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3-1 और 8-9 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2-3 में विभाजित करती हो तथा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती हो। यानी कह रहा है कि 3-1 एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है 8-9 इसको 2:3 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के साथ जो है 45 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब इसकी प्रवणता m बराबर tan 45 अंश और tan 45 अंश का मान 1, तो प्रवणता तो 1 हो गया। और ये बिंदु का निर्देशांक निकालने तो अंतः विभाजन के फार्मूले में रखकर तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा क्या कि m1 का मान कितना है? 2 इंटू x2 है 8 प्लस m2 है 3, x1 है 3 बटा 2 प्लस 3 और m1 है 2, y2 है 9, m2 है 3 और -1/2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूना के 16 प्लस 9 बटा 5, ये 9 दूना 18 माइनस 3 बटा 5। ठीक है, तो ये 25 बटा 5 और ये 15 बटा 5, तो ये 5 3 15 और ये 5 5 25 यानी 5,3। तो बिंदु आ गया 5,3 और प्रवणता हो गया m। तो रेखा का समीकरण 1, तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 3 बराबर 1 और x माइनस x1 कितना 5। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर x माइनस 5 यानी x माइनस y और ये -2 बराबर 0। ये हो जाएगा अभिष्ट रेखा का समीकरण। क्लियर है। तो जिसका भी प्रश्न हो सॉल्व कर ले कि इन दोनों बिंदुओं के 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाली अंतः विभाजन बिंदु के फार्मूले पर रखकर बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया गया और जिस रेखा का समीकरण पूछा गया है उसकी प्रवणता m 45 अंश का कोण कह रहा है x अक्ष के साथ बनाया जा रहा है, तो tan 45 कर देंगे तो प्रवणता निकल जाएगा, तब रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया। चलिए एक और है, कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया है और अक्षों के बीच जो कटा भाग है उसी की लंबार्धक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि रेखा 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है कि अक्षों के बीच कटे भाग, तो अब इसको x को ढक लें तो y का मान कितना आएगा 4 और y को ढकेंगे तो x का मान कितना आएगा 3। यानी ये जो है यहाँ पर x का मान 3 y का मान 4, तो इसका मतलब इसका निर्देशांक हो गया 0,4 और इसका हो गया 3,0। तो लंबार्धक रेखा का समीकरण यानी इस पर लंब भी हो और इसे 2 बराबर भागों में बांटे। तो इसका मतलब ये है कि दो बिंदुओं की लंबार्धक रेखा का समीकरण का फार्मूला y माइनस y1 प्लस y2/2 और बराबर माइनस होता है x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस y1 और यहाँ होता है x माइनस x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो यही लगा दिया जाए यहाँ पे। तो y माइनस y1 प्लस y2/2 तो 4 प्लस 0/2 तो 2 हो जाएगा, माइनस x2 माइनस x1
तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x2 को अगर हम 4 मान लेते हैं 0, तो 0 - 3 और 4 - y2 - y1 0, ठीक है। और x - x1 + x2/2 तो 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/4 x - 3/2 और y - 2। 4 से गुणा कर दें तो 4y - 8 बराबर -3x और +9/2। 2 से गुणा कर दें तो 2 चौके 8y यहाँ पे, और -8 दूना के 16 बराबर -6x, 2 का इसमें भी गुणा होगा, और +9 इधर आ जाएगा तो 6x + 8y, ठीक है, 8y, और -16 और -9 तो -25 बराबर 0। यही हो जाएगा रेखा का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कि ये माइनस छूट गया है। माइनस होगा तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और -8y और +16 में से तो +7 हो जाएगा, ये बराबर 0 बना लीजिएगा। तो आज इतना ही, और कल मिलेंगे तो इसके आगे सॉल्व करेंगे। और भी जो भी दोस्त यार हैं उनको आप बता दीजिए कि सलूशन हो रहा है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो एक पेपर यानी एक दिन में 25 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है, अधिक भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा तो अधिकतम 1 घंटा ही बहुत है, ठीक है। तो कल मिलेंगे पुनः इसी समय, इसके आगे के क्वेश्चनों को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और PDF हम भेज चुके हैं आपको, इसी पेपर का सलूशन कल किया जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स 8 से 9 में फिजिक्स का सलूशन करेंगे, और बचेगा समय तो उसी में मैथ भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों।